नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ चुके। प्रथम नियम को धारा व संधि का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को लूप या वोल्टा का नियम भी कहते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम को समझाने के लिए मैंने कल एक न्यूमेरिकल ले लिया था। आज कुछ और न्यूमेरिकल अपन लेंगे। मैं प्रतिरोध के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर फोकस नहीं रहूंगा, क्योंकि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल ठीक वैसे ही तुल्य परिपथ बनाकर करने हैं जैसे कि संधारित्र के न्यूमेरिकल में हमने तुल्य परिपथ बनाकर तुल्य धारिता की गणना की थी। हाँ, यह जरूर है कि आप किरचॉफ के नियम से प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। उसका मैं आपको सैंपल दे दूंगा, है ना। उसको मैं आपको समझा दूंगा कि हाँ, किरचॉफ के नियम से वो भी किया जाता है। तो चलो अब न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि किरचॉफ के नियम से क्या तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। तो मैं एक अच्छा सवाल आपके सामने लेता हूं। यह सवाल है सब, इसमें ये 5-5 ओम के प्रतिरोध हैं सभी जगह, जो भी दिखा रखे हैं ये सब 5-5 ओम में है, ठीक है। सारे 5-5 ओम के प्रतिरोध, इस तरह का ये सर्किट है। सब पर 5 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम ये मैं प्रेजेंट कर देता हूं, दर्शा देता हूं, है ना। क्लियर? ये आपको ए व बी इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। यह अपने पास एक सब मोटिव आया या टारगेट आया कि साहब आप इसका तुल्य प्रतिरोध या ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करो। बच्चों, ये सवाल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से नहीं आएगा। इस सवाल को करने के दो ही मेथड हैं। एक डेल्टा स्टार विधि है जो आपके सिलेबस में नहीं है, और दूसरी किरचॉफ का नियम है। तो मैं इसको किरचॉफ के नियम से करके दिखाऊंगा, यानी आपको यह भी बता दूंगा किरचॉफ के नियम से प्रतिरोध की गणना की जा सकती है, और यह भी कि हम प्रतिरोध किरचॉफ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर सब? इसमें आपको संधि दिख रही, मैंने आपसे पहले भी सर समझाया था, जहां पर अपन तुल्य धारिता की गणना कर रहे थे। मैं जहां 2 से अधिक शाखाएं जुड़ रही हैं उसे संधि कहते हैं। संधि को कोई बिंदु दे देना चाहिए ताकि अपना सर्किट कंफर्ट हो जाए। ठीक है, तो सर्किट को कंफर्ट करने के लिए मैंने इस संधि पर x बिंदु दे दिया, उस संधि पर y बिंदु दे दिया है ना। और मेरे को x और y से कोई लेना देना नहीं, मुझे a व b के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है ना। अब सब बात को समझना, मैं इसका तुल्य परिपथ बना रहा हूं। तुल्य परिपथ किसी कारण से बना रहा हूं। तुल्य परिपथ में तो सोल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुल्य परिपथ एक आपको जानी पहचानी चीज दिखाने के लिए बना रहा हूं, है ना। तो आप इसका तुल्य परिपथ देखिए और फिर कुछ आपको ध्यान आएगा कि ये चीज आपकी देखी हुई है ना। देखो साहब, ऐसे चले या आप ऐसे चलते हैं, ऐसे एक्स की तरफ जाते हैं। 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे, मतलब 10 ओम हो गए। तो साहब ऐसे चलते हैं, एक्स की तरफ जाते हैं, ये 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध यानी 10 ओम, है ना। ये दोनों कवर हो चुके हैं और अपन कहां पहुंच गए? बिंदु एक्स पर पहुंच गए। ठीक है सर, इधर की तरफ आओ, दूसरी तरफ शाखा में चले। ये 5 ओम का एक प्रतिरोध जो आपको ले जाता है वाई बिंदु तक, ये 5 ओम का एक प्रतिरोध जो आपको ले जाता है वाई बिंदु तक, यानी ये 3 प्रतिरोध कवर हो चुके हैं। एक्स और वाई के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध है, इधर भी देख लो आप, एक्स और वाई के बीच में ये 5 ओम का प्रतिरोध है। क्लियर? यहां तक क्लियर? जहां जहां मैंने राइट लगा रखा है। अब आप देखें तो वाई और बी इसके बीच में 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध यानी श्रेणी क्रम में तो 10 ओम हो गए। तो वाई और बी, ये बी ले लेता हूं सब यहां पर बिंदु, इसके बीच में 5 और 5 10 ओम श्रेणी क्रम में, तो ये दोनों प्रतिरोध कवर हो गए। इसको मैंने 10 ओम लिख दिया, श्रेणी क्रम में जुड़े। इसी प्रकार एक्स और बी के बीच में 5 ओम, ये एक्स बिंदु है और ये बी है,
ये एक्स और बी के बीच में 5 ओम है ना। ये मैंने सभी प्रतिरोध कवर कर लिए और आपके सामने उसका तुल्य परिपथ दिखा दिया है। तो आप तुल्य परिपथ देख के समझ गए होंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक भी है ना, नेक्स्ट लेक्चर इसी पे होगा, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में इस प्रतिरोध को नाम बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R, इसको बोलते हैं S। व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग अगर अनुपात P/Q बराबर R/S होता तो मध्य की शाखा में यानी X तथा Y के मध्य धारा का प्रवाह संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप X व Y के मध्य 5 ओम को हटा दें, वो प्रभावहीन माना जाएगा। इसको कहते हैं व्हीटस्टोन संतुलन की अवस्था। लेकिन हम देखें तो P की जगह 10 है, Q की जगह 5 है, इधर देखें R की जगह 5 है और S की जगह 10 है। तो 10/5 5/10 के बराबर नहीं हो सकते। तो सब अगर P/Q बराबर R/S होता तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता, और संतुलित अवस्था में X तथा Y दोनों सिरों पर विभव का मान समान हो जाएगा, यानी इनके मध्य धारा का प्रवाह नहीं होगा। और ऐसी परिस्थिति में इस 5 ओम को हटा देते, फिर ये सवाल सिंपल ही कर लेते। लेकिन P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S, इसको कहते हैं असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु। और व्हीटस्टोन सेतु अगर असंतुलित है तो फिर उस सवाल को आप समझ लीजिए कि वो सवाल कठिन हो गया। तो ये सवाल कठिन हो गया, जिसको करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। एक तो डेल्टा स्टार विधि जो आपके सिलेबस में नहीं है, और एक आपके पास किरचॉफ का नियम, जिससे मैं आपको ये दिखाने भी जा रहा हूं कि किरचॉफ के नियम से हम धारा और वोल्टता ही नहीं बल्कि प्रतिरोध की भी गणना आराम से कर सकते हैं। तो आप समझ होंगे इसको, इसका तुल्य बनाने का रीजन ये था। तुल्य बनाने से श्रेणी क्रम समांतर क्रम से ये सवाल हो ही नहीं रहा, समझिए आप, क्योंकि ये असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो सवाल फिर सामान्य श्रेणी में नहीं आता, ये सवाल कठिन या जटिल श्रेणी में आ जाता है। अब सब बात सुनो, किरचॉफ से करना है सवाल। तो जब भी आप किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करें तो उन 2 बिंदुओं के मध्य बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे आप सेल जोड़ दें, बिना किसी से पूछे। कोई फालतू किसी से पटलाएं करने की जरूरत नहीं है। आपको ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ए व बी के मध्य आपने सेल जोड़ देना है, बिना समझे, है ना, बिना किसी से सलाह लिए ए व बी के मध्य आपको सेल जोड़ देना है। तो ये देखो ए व बी के मध्य मैं सेल जोड़ देता हूं। सेल का विद्युत वाहक बल आप जो भी चाहें ले लें, है ना। अभी देखो बीच में मिटाऊंगा, सारा मिट जाएगा, जबकि मेरे को मिटाना बीच का ही था, चलो, है ना। तो सब सेल का विद्युत वाहक बल आपके जचे जो लें, 500 वोल्ट लें, 5 वोल्ट लें, 100 वोल्ट लें, मेरे को उससे कोई लेना नहीं, मैं तो ई ले रहा हूं। समझ में आ गई बात। लेकिन आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सब जब भी जिन बिंदुओं के मध्य आपसे तुल्य प्रतिरोध की गणना के लिए कहें, उन बिंदुओं के मध्य आप सेल जोड़ दें। विद्युत वाहक बल आपने डिसाइड करना है और धारा भी आपने डिसाइड करनी है। ये सब धारा आई मैंने ले ली, ये मैंने डिसाइड कर लिया। आप 5i लो, 2 एम्पियर लो, 4 एम्पियर लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप धारा कुछ भी लेने के लिए यहां पर स्वतंत्र है। क्लियर होगी बात सब, है ना। तो सब धारा आपने अपने हिसाब से लेनी है, सेल अपने हिसाब से लगाना है। अब प्रथम नियम से इस धारा की पहले सक्सेसफुली सप्लाई करो ध्यान से। ये एक को आती है धारा, मैं थोड़ा पेन ब्राइट लेता हूं, ये कलर ब्राइट ले, यहां से मैंने मान लीजिए इस शाखा में मैंने धारा निकाल दी I1, है ना। व्हाइट लेता पेन तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये I1 धारा निकाल दी, I में से I1 चली गई उधर, तो कितनी बची, इधर बची I माइनस I1। बिल्कुल क्लियर है। देखो ए पर आने जाने वाली धारा कितनी हुई I, और आने वाली धारा भी I। यही आपका प्रथम नियम कहता है। अब आगे चलो,
फिर संधि आ गई x पर। मान लीजिए 5 ओम में मैंने धारा सप्लाई कर दी I2, अब x पर कितनी आती है I1 है ना, I1 में से I2 इधर चलेगी तो बची कितनी, I1 में से I2 गई तो इतनी बची। अब देखो जाने वाली धारा देखो एक से I1 माइनस I2 प्लस I2, कितनी जाने वाली धारा I1, और आने वाली धारा भी कितनी I1। किरचॉफ का प्रथम नियम भी संतुष्ट है। अब आ जाओ y पर, इधर से आती I माइनस I1 और उधर से आती I2, जाने वाली धारा आने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर, इन दोनों का योग कर दो, ये सब क्लियर। इधर से I माइनस I1 आती है, उधर से I2 आती है, जितनी आएगी उतनी जाएगी। अब आ जाओ आप बिंदु B पर, इधर से I1 माइनस I2, इधर से माइनस I1 कट गया प्लस I2 कट गया, कितनी बची I। सेल के धनाक से कितनी निकलवाई I, और ऋणांक पर कितनी पहुंची I। इसका मतलब धारा का वितरण पूर्णतः सही है। मैं सवाल को आगे कर सकता हूं, उस सवाल को आगे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अगर आपको धनाक से निकलने वाली धारा ऋणांक पर वापस प्राप्त न हो तो आप समझ जाएं सवाल में गड़बड़ है। फिर उस सवाल को हल करने से पहले धारा के डिस्ट्रीब्यूशन को रीचेक करें। समझ, मेरे को रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैंने धनाक से I निकलवाई और ऋणांक पर वापस I ही पहुंच गई है ना, तो मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब देखो, कुल प्रतिरोध मैं जानता हूं कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल धारा के बराबर होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसा समझा रहा हूं, देखो सवाल कोई भी करे, आप करो मैं करूं, सवाल का आंसर तो आना ही है। अगर आप किरचॉफ के नियम को सही सही यूज कर रहे हो, सही सही लगा रहे हो तो आंसर तो सही आना, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप भी करोगे मैं भी करूंगा, फर्क इतना सा पड़ेगा। अगर मैं प्लान से चलता हूं तो ये सवाल आपकी तुलना में मैं छोटा कर दूंगा, और आप प्लान से कर चलते हैं तो आप भी वही करेंगे। तो सब मुझे भी याद है और आपको भी याद है कि ओम्स लॉ पूरे सर्किट पर भी लागू है और ओम्स लॉ किसी ब्रांच पर भी लागू है। तो अपन जानते हैं कुल प्रतिरोध ए व बी के मध्य कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल धारा के अनुपात के बराबर होगा, यही ओम का नियम है। अब ये चीज मुझे कौन से लूप में मिलेगी, ये मिलेगा मुझे इस वाले लूप में। ध्यान से समझना, प्लान कैसे करते हैं वो समझा रहा हूं, है ना। अब इस वाले लूप में आऊंगा तो मुझे I1 की भी जरूरत पड़ेगी, I2 की भी जरूरत पड़ेगी। I का तो मुझे भाग देना है, तो मेरे I की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन I1 और I2 की तो जरूरत पड़ रही है ना। तो सब मेरे को पहले I1 और I2 को I में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, फिर जाके ये लूप लेना चाहिए, ये लूप आंसर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल किरचॉफ के नियम से कोई भी करे आंसर आएगा, आंसर भी सही आएगा। बस फर्क इतना सा है कि उसी सवाल को आप फैला के 4 पेज में कर दें, आंसर तो आएगा। उसी सवाल को फैला सिकोड़ कर या प्लान की वजह से आप 1 पेज में खत्म कर दें, आंसर तो फिर भी आ रहा है। तो देखो अपन ने पहले ही प्लान कर लिया कि R बराबर E अपॉन I होता है। E अपने को इसी लूप में मिलेगा, I भी इसी लूप में मिलेगा, लेकिन I के साथ I1 और I2 और मिल जाएंगे। तो I1 भी I में कन्वर्ट होना चाहिए और I2 भी I में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अपन I1 को I में और I2 को I में कन्वर्ट करने के लिए पहले इस लूप को न लें, पहले इस लूप को उठाओ। बस यही प्लान थी, प्लान से आप काम करेंगे, रिजल्ट बहुत क्विक आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे और बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये लूप 1, ये सब डायरेक्शन मैंने पथ की ले ली जो अपन लेने के लिए फ्री है। अब आ जाओ सब, पहले इसमें देखो 10 ओम में लूप 1 है ना, यहां लिख दो। मैं थोड़ा सा समेट के इसको चलना चाहूंगा ताकि कोशिश करूंगा कि मेन इक्वेशन इसी पेज पर आ जाए, है ना। तो मैं यहीं से सिकोड़ रहा हूं इसको लूप 1 से। लूप 1 में देखो, आप लूप 1 में देखो धारा एवं प्रतिरोध मैं यहां दिखा देता हूं सब। मैं जगह करने के लिए कुछ चीजें दिखता भी रहूंगा और मिटाता भी रहूंगा। तो मैंने कल आपको किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्लियर किया था कि
प्रतिरोध में धारा है ना, तो आज समझते भी जाइए, और आपका पथ दोनों सेम डायरेक्शन में है तो I और R धनात्मक होंगे, है ना। सेल में मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका पथ ऋणाग्र से धनाग्र की ओर जा रहा है तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होगा, और इसका उल्टा है तो नेगेटिव होगा। तो मैं भी आपको दिखाता हूं। चलो खटाखट आ जाओ, खटाखट की तरफ। ये देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी और ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो I इंटू आर, I इंटू आर यानी 10I1, ठीक है, 10I1, क्लियर। अब आ जाओ इसमें 5 ओम में, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मैं सामने से इसलिए हटाऊं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। जब आपका पथ और धारा की दिशा दोनों सेम डायरेक्शन में तो I इंटू आर पॉजिटिव, तो 5I2 प्लस 5I2, क्लियर। अब आ जाओ इस वाले में, ये देखो दोनों अपोजिट हैं, सेम डायरेक्शन में तो धनात्मक और दोनों अपोजिट है तो नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव, क्लियर। कितना 5 इंटू I माइनस I1, है ना, 5 इंटू I माइनस I1। ये तो हो गया धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बराबर विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। इस लूप एक में कोई सेल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, सेल नहीं है तो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या हुआ? 0। खड़ा कर सेट करो इसे, 10I1, ठीक है, और यहां से माइनस 5I1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, 10I1 और 5I1 कितना हो गया? 15I1, ये मैंने लिख दिया 15I1, क्लियर हो रही बात। प्लस 5I2 प्लस 5I2, है ना, कोशिश यहीं पे लाने की कर रहा हूं, इज इक्वल टू, अब I1 I2 किस में चाहिए मुझे? I में। नेक्स्ट देखो आप, माइनस 5I को बराबर के उधर ले जाऊं तो कितना हो गया? प्लस 5I डिवाइडेड बाई 5। इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 5 करो, डिवाइडेड बाई 5 करते ही इक्वेशन क्या बनी? 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ये सब इक्वेशन 1। I1 I2 मुझे I में कन्वर्ट करने, ये पहले से ही मेरे दिमाग में क्लियर है, मैं प्लान से चलाऊं, क्योंकि मेरा आंसर लूप 3 से आएगा, और लूप 3 लेने से पहले मुझे I1 I2 का I के रूप में रूपांतरण पता होना चाहिए। अब आ जाओ सब, अभी आपको अब दूसरे लूप की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी एक और इक्वेशन आपको चाहिए, ये सेकेंड लूप, ये उठा लो, लूपों का कमाल है सब। ये सेकेंड लूप, दिशा कुछ भी ले लो, वो आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, वो सब क्लियर हो रहा है। खड़ा कर देखो सब, तुरंत में देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो लूप 2, है ना, थोड़ा सा और बीच के चलूंगा मैं, लूप 2 से देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो धारा एवं प्रतिरोध I1 माइनस I2, गुणनफल पॉजिटिव आ गया। ये दोनों अपोजिट है, ये भी अपोजिट है सब, तो ये क्या हो गया? ये अपोजिट है तो पहले इसको ले लो, माइनस 5I2 धारा एवं प्रतिरोध, ठीक है, दिख रहा है सब। ये भी अपोजिट है, यहां भी माइनस लगेगा, माइनस 10I माइनस I1 प्लस I2। तो सब सेम डायरेक्शन में जब होते हैं तो पॉजिटिव लगाना, अपोजिट में होते हैं तो नेगेटिव लगाना। बराबर विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बल, इस लूप 2 में कोई सेल है क्या? नहीं है, विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग 0। जमाओ सब, 5I1 और ये प्लस 10I1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया? 15I1, क्लियर। I2 में देखो, माइनस 5I2 मतलब माइनस 10 और माइनस 10, तो माइनस का 20I2, ये 20I2 आ गया। I, ये माइनस का 10I उधर शिफ्ट होगा तो प्लस 10I, 5 से डिवीजन कर दो तो ये हो गया 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 2I, इक्वेशन नंबर 2। अब सब मेरा सीधा सीधा काम रहा कि मैं इक्वेशन 1
और 2 को सोल्व कर लूं और I1 को भी I में और I2 को भी I में चेंज कर दूं, क्योंकि मेरा आंसर तो इधर दिखा दिया मैंने। तो साहब मैं क्या करूं, 1 में से 2 हटा दूं, तो साहब इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 तो 3I1 में से 3I1 गया तो I1 तो खत्म, I2 में से 4I2 गया तो ये हो गया 5I2। क्लियर? I माइनस 2I, I माइनस 2I तो कितना हो गया, माइनस I। ठीक है, इसलिए I2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस I बटा 5। ये लो साहब, एक काम हो गया मेरा पुख्ता, ये मैं I2 के वैल्यू निकाल लूंगा, ये निकाल ली इसकी, है ना। क्लियर? इसकी जरूरत पड़ेगी ना मेरे को, तो वो मैंने तैयारी कर ली। ये इस गोले को हटाता हूं वापस, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर देगा आपको। अब आ जाओ, दूसरा क्या करना है, अब I2 की वैल्यू किसी में भी रख दो, इसमें रख दो और I1 ले लो। 1 से ये लो, 1 से 3I1 माइनस आ जाएगा इसकी वजह से I2 बराबर माइनस I बटा 5। ये देखो I2 की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू I, तो ये कितना हो गया साहब, 3I1 I प्लस I बटा 5, यानी 6I अपॉन 5। 6 इससे काट ही देंगे तो कितना हुआ, 2/5। आइए सोल्व कर कुरा के देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात। I1 का मान भी आ गया, I2 का भी। अब बस आप क्या है, तीसरा लूप लो और तीसरा लूप लेते ही तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन आप कुछ भी लो जी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप कुछ भी डिसाइड करो, कल आपको पूरी तरह से बताया, अपना आंसर ये होगा, ध्यान रखना है ना। तो जिन दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी हो, आप उनके बीच में सेल लगा दें, सेल अपनी इच्छा से लगा दें, अपनी इच्छा से धारा निकलवा दें। आपका रिजल्ट ये होना चाहिए, आप E/I लाना चाहते हो। अब मैं इक्वेशन 3 से E/I लाकर आपको दिखा दूंगा, टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। तो सब तीसरा लूप ले रहा हूं मैंने, तो देखो सब लूप 3 से, है ना। अब लूप 3 में पहले एक बार मैं दिखा दूं, फिर खटाखट लिखने का काम है मेरा। देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में, जहां डायरेक्शन सेम है वहां पॉजिटिव, तो 5I माइनस I1, है ना। अब मेरे को एक बार इधर आना पड़ेगा थोड़ा सा, 5 इंटू I माइनस I1, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणित। वो दूसरे में भी सेम डायरेक्शन में तो प्लस ही आएगा, है ना। चलो सब खटाखट एक बार, 10 प्लस ही आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। I माइनस I1 प्लस I2, है ना। 10I माइनस I1 प्लस I2, ठीक है सर। और देख लें और कोई प्रतिरोध है क्या इसमें। अब बस ये दो ही थे, एक ये था एक ये था, और तो कहीं नहीं। सेल में देखो ऋणांक से धनात्मक जा रहे हो, जब सेल में ऋणांक से धनात्मक चलेंगे तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव, तो सब अब उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अब आ जाओ विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग, तो विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग पॉजिटिव आ रहा है, एक ही सेल लग रहा है, उसमें भी आप ऋणांक से किधर जा रहे हो, धनात्मक की तरफ। अरेंज करो सब, 5I और 10I, तो कितना हो गया, 15I। I1 में देखो माइनस 5I1 और माइनस 10I1, तो माइनस 5I1 और 10I1 तो माइनस 15। I2 देखो, I2 कितना है, प्लस 10I2, प्लस 10I2 इज इक्वल टू E, है ना। ये दिखाई दे रहा है अपने को जो भी है सामने। अब I1 और I2 की वैल्यू अपन रख दें उधर से। I1 और I2 की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली, तो उधर से अपन I1 और I2 की वैल्यू ले लेते हैं ना। I2 की वैल्यू तो माइनस I बटा 5 और I1 की वैल्यू 2/5, है ना। तो सब इधर ले लें, ये देखो 15 इंटू I1 की वैल्यू कितनी थी, मैं भूल गया थोड़ा सा। I1 की वैल्यू थी 2/5 है ना। I1 की वैल्यू 2/5I। I2 की वैल्यू कितनी, माइनस I बटा 5 इज इक्वल टू E। बस फाइनल आंसर आने वाला है, E/I आने वाला है कुल मिला के, है ना। तो ये देखो साहब, ये 2
और ये 3, तो सब एक बार ऐसे लिख देता हूं, 15i माइनस 3 दूनी 6i एंड माइनस ये भी माइनस ही हो गया, माइनस 2i इज इक्वल टू ई, है ना। यानी 15 में से 8 गया तो 7i इज इक्वल टू ई, यानी E अपॉन I इज इक्वल टू 7, यानी फाइनली R इज इक्वल टू 7 ओम, क्योंकि कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल धारा इज इक्वल टू कुल बल। तो बच्चों सब चीजें आप किरचॉफ से निकाल सकते हो, है ना। प्लान होना चाहिए, प्लान, ये सबसे बड़ा सवाल होता किरचॉफ के नियम का। ये सवाल बहुत लंबा जाता अगर अपन प्लान से नहीं चलते, लेकिन अपन शुरू से ही प्लान होके चले। तो मैंने आपसे यही कहा कि किरचॉफ के नियम से सवाल तो हल होगा, लेकिन बस थोड़ा सा ये प्लान का फर्क है। अब जैसे अपन प्लान से चले तो ये सवाल वास्तव में छोटे में आ गया, इसको अगर आप करेंगे छोटा नहीं होगा, पर अपने पहले प्लान बना लेने कि क्या क्या करना है, तो उसने छोटा हो गया। चलो अब कल आगे आगे करते हैं सब सवाल, है ना। अन्य सवाल देखते हैं। अन्य सवाल में अब पहले छोटे छोटे सवाल लेने, प्रतिरोध का दिखा दिया आपको। चलो अब छोटे छोटे सवाल भी लेना चालू करते हैं, सभी ले लेते हैं जो भी अपन जितना जल्दी इसमें ले सके। ये सब 2 वोल्ट का सेल, आंतरिक प्रतिरोध इसने दे दिया 0.1 ओम। ये फिर सब 2 वोल्ट का सेल और आंतरिक प्रतिरोध दे दिया 0.3 ओम। और ये इसने यहाँ पे भी एक प्रतिरोध लगा दिया 0.2 ओम का, ठीक है ना। इसने अपन से पूछ लिया सेल ए के टर्मिनल और सेल बी के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर बताओ। छोटे छोटे सवाल है, सब मैं क्विकली करा रहा हूं क्योंकि मैं सवाल के लिए अधिक एपिसोड नहीं लेना चाहता। मैंने आपको कह दिया, आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहा हूं, वहां पर हम आपको सवालों का अंबार दे देंगे। लेकिन ये लाइव क्लासेस हैं या ये लेक्चर हैं, इनमें बहुत बड़ा प्रोजेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है ना। तो सब अब आप देखें, यहाँ ये कहता है कि सब ए और सेल बी के टर्मिनलों पर विभवांतर बताओ। तो सब सीधी सीधी सी बात है, आप किरचॉफ का लूप ले लो, पहले धारा तो ज्ञात कर लें। तो ये धारा ज्ञात कर लें, ये धारा मैंने साहब इसमें मान ली आई, ठीक है साहब, ये धारा आई मान ली। पहले आई का पता करते हैं, आप समझ गए होंगे, लूप ले लिया मैंने, है ना। लूप में प्रतिरोध और धारा की दिशा एक ही है। तो अब देखो प्रतिरोध कितना कितना है, 0.1 इंटू आई, है ना। इधर देखो 0.3 इंटू आई, है ना। एक डायरेक्शन में सब, ये देखो सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना, इसलिए मैं बिल्कुल गौर नहीं कर रहा। ये देखो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में इसने सब में पहुंचे। तो आंतरिक प्रतिरोध इंटू धारा, आंतरिक प्रतिरोध इंटू धारा, इसमें देख लो आंतरिक प्रतिरोध इंटू धारा, क्लियर। अब कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल देखो, इधर आप किधर की तरफ जा रहे हो, देखो ध्यान से, ये देखो आपका पद देख रहे हो आप, ये आप वाला पद ऋणांक से धनात्मक, तो ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, मतलब 2 + 2, तो ये टोटल हो गए साहब 0.6i इज इक्वल टू 2 + 2 यानी 4। तो धारा कितनी हुई साहब, 4/0.6 एम्पियर, यानी 40/6 एम्पियर। और 40/6 एम्पियर का मतलब कितना हुआ, 20/3 एम्पियर। ये तो धारा पता कर ली अपन ने। अब ए के सिरों पर विभवांतर बताना है और बी के सिरों पर विभवांतर बताना है, दोनों सेल धारा दे रहे हैं। तो सब पहले ए के लिए आओ, ए की बात करें, V बराबर E माइनस IR, बिल्कुल सिंपल। E बोलो कितना है, 2 वोल्ट, धारा कितनी है 20/3, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.1, ठीक है ना 0.1, तो ये 2/3 रह गया, तो ये हुआ आंसर आपका 4/3 वोल्ट, क्लियर साहब। तो सब ये ए पर विभवांतर आ गया, ए पर। अब बी की बात करो, बी की बात करें, बी सेल भी धारा दे रहा है,
सेल अगर धारा दे रहा है तो इसी इक्वेशन का पालन होगा, V बराबर E माइनस आई आर। सब सिखा चुके हैं, नहीं पता तो देखो, खत्म है ना। अब देखो E कितना है 2 माइनस I कितना, I तो वही है 20/3 इंटू R, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.3 तो 3 से 3 खत्म, 2 मैंने 2 कितना आ गया 0। तो सब ये तो कैलकुलेट करके देखना। तो A पर विभवांतर 4/3 है, जबकि B के सिरों पर विभवांतर कितना है 0। छोटा सा सर्किट था, सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, छोटे छोटे सवालों को क्रम लेते जाएंगे, समझ में आ जाना चाहिए साहब। ये आपके उसी स्टैंडर्ड में सवाल है जो आपके एग्जाम में यानी नीट वगैरह में काम आते हैं, उसी स्टैंडर्ड के सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पहले आपने धारा देख ली, एक लूप ले ली, एक ही लूप था, खटाखट धारा निकल गई, है ना। चलो सब